वेलकम टू कैरियर मेकर एग्रीकल्चर एकेडमी काकादेव कानपुर। मैं शुभम सिंह एक बार फिर से आपके सामने केमिस्ट्री की क्लास लेकर आया हुआ हूं। और आपने जो पहला वीडियो हम लोगों ने जो बनाया था उसको आपने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। ऐसे ही सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और लाइक्स करें, कमेंट्स करें। कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि हम लोगों को पता लग सके कि आपको समझ में क्या नहीं आ रहा है और टॉपिक आपको कौन सा समझ में आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है और आगे आप कौन सा टॉपिक चाहते हैं। अगर चाहें तो आप कमेंट में वो भी बता सकते हैं। हम ज़रूर उसके लिए भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और बहुत ही सिंपल वीडियो बनाएंगे जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से, यूपी कैटेट, बीएचयू, आईसीआर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अब देखेंगे कि अगला हमारा वीडियो जो है परमाणु संरचना का पार्ट टू के लिए हम लोग आज देखेंगे और एक बार रिवाइज करने की कोशिश करेंगे कि पहले वाले वीडियो हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पहले वाले वीडियो में परमाणु के बारे में जानकारी ली थी, अणु क्या होता है उसके बारे में जानकारी ली थी और डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो था उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट था उसको मैंने आपको बताया था। हालांकि उसमें एक पॉइंट अभी छूट गया है, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा। और उसके बाद में हमने ये देखा था कि नाभिक की खोज किसने की है और उसकी परमाणु त्रिज्या क्या होती है, नाभिक की त्रिज्या क्या होती है। ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। हमने आपके लिए कुछ पॉइंट छोड़े थे कि आप आगे हमारा अगर वीडियो देखेंगे तो आपको वो चीजें मिलेंगी, जैसे कि के एलिमेंट क्या होता है, एसपीडीएफ क्या होता है, कक्षक क्या होता है। ये सब चीजें हम अब इस वीडियो में पढ़ने की कोशिश करेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा और हालांकि आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो देखते हैं फिर हम आगे क्या हो रहा है आपका। मैंने बताया कि परमाणु सिद्धांत हमने डाल्टन का जो बताया था उसमें एक पॉइंट छूट गया था, हालांकि उसको कोशिश करेंगे सही करने की। परमाणु सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत इसको इंग्लिश में होता है एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी इसको हमने बताया था कि डाल्टन ने दिया हुआ था, क्योंकि परमाणु की खोज डाल्टन ने की थी तो डाल्टन ने ही इसको परमाणु सिद्धांत दिया हुआ था। उसमें हमने आपको बताया था कि परमाणु अविभाज्य है। परमाणु अविभाज्य है किसने कहा था? परमाणु अविभाज्य है। अविभाज्य का मतलब मैंने बताया था कि ना तो इसको नष्ट कर सकते हैं ना तो इसको बना सकते हैं, लेकिन इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऐसे ही दूसरा हमने पॉइंट बताया था कि द्रव्य अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो द्रव्य जो है अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इसको हम कहते हैं परमाणु। इसको क्या कहते हैं हम? परमाणु कहते हैं, एटम कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। लेकिन जब यही परमाणु जो होते हैं हमारे संयुक्त हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? संयुक्त हो जाते हैं। तो जब एक परमाणु जैसे हाइड्रोजन आपस में संयुक्त हो जाते हैं तो डाल्टन ने जो इसको कहा वो कहा यौगिक परमाणु। जब संयुक्त हो गए तो इसको डाल्टन ने कहा यौगिक परमाणु, जिसको बाद में जब रदरफोर्ड या थॉमसन और आपके चैडविक ये सब वैज्ञानिक जब आए तो उन्होंने हालांकि इसको अणु कहा, इसको अणु माना। लेकिन डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य है और यह द्रव्य अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। यह बताया था डाल्टन ने, जिनको क्या उन्होंने कहा था? परमाणु कहा था, जिसको इंग्लिश में एटम कहते हैं। लेकिन यही जब परमाणु संयुक्त हो जाता है, जैसे हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन हो जाता है तो यह हाइड्रोजन गैस बनाता है। जब यही संयुक्त हो जाता है तो वो संयुक्त होकर के बनाता है यौगिक परमाणु। और यौगिक परमाणु को डाल्टन ने, संयुक्त होने की क्रिया को डाल्टन ने यौगिक परमाणु कहा, लेकिन अदर जो वैज्ञानिक आए उन्होंने इसी को क्या कहा? अणु कहा। और अणु के लिए हमने आपको बताया था अणु बराबर होता है 2 गुणे परमाणु। हालांकि ये वाला क्वेश्चन आपका आया हुआ है, वो क्वेश्चन कौन सा आया हुआ है? मैं वो आपको भी लिख के दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आया हुआ है।
तो देखेंगे कि यूपी कैडेट 2018 में आपका क्वेश्चन क्या आया हुआ है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार द्रव्य अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है जिन्हें कहते हैं। ऑप्शन आपके 4 दिए हुए हैं, जिसमें दिया हुआ है परमाणु, अणु, यौगिक परमाणु और यौगिक अणु। तो हमने अभी आपको बताया कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार द्रव्य अगर अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है तो उसे क्या हमने कहा था, अणु कहा था। क्या कहा, सॉरी, उसे हमने क्या कहा था, परमाणु कहा था। ठीक है ना। ये आपका 2018 यूपी कैडेट में आया हुआ क्वेश्चन है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं जो भी आपको चीजें बताऊंगा वो लगभग आपका यूपी कैडेट बीएचयू आईसीआर में आया हुआ ही होगा, और वो आना ही भी उसी को ही है, क्योंकि एग्जामिनर भी ऐसे ही क्वेश्चन बनाता है जो उसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमेशा आते रहते हैं, उन्हीं को बनाने की कोशिश करते हैं वो लोग। इसके बाद हमने बताया था कि नाभिक खोज रदरफोर्ड ने करी है। फिर मैंने बताया था कि नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। तो उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस आपको बताए थे। क्वेश्चन क्या बताए थे हमने, जैसे आपसे कहा था कि Cl- के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी यदि क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है। यह भी आपका 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्लोरीन Cl- के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी यदि क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है। तो उसके लिए ऑप्शन आपके थे ये आपके ऑप्शन दिए हुए थे। Cl- के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी यदि क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था, निकालने के लिए तरीका क्या बताया था हमने आपको। हमने कहा था कि पहले देखेंगे Cl का परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो इस क्वेश्चन में पहले ही बता दिया गया है कि क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी है, 17 है। तो परमाणु संख्या को ही हमने प्रोटॉनों की संख्या कहते हैं, हमने आपको बताया था। तो प्रोटॉनों की संख्या यहाँ पर कितनी हो गई, 17 हो गई। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि Cl केवल नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, माइनस चिन्ह लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि किसी भी परमाणु पर, किसी भी पदार्थ पर माइनस चिन्ह तभी आता है जब वह इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण करता है, किसी के द्वारा ले लेता है, तभी उस पर माइनस का चिन्ह आता है। तो मैंने आपको बताया था जैसे Cl का जो परमाणु क्रमांक है वो 17 है, लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन एक ले लेगा, कहीं से इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लेगा, तो इसके ऊपर कैसा आवेश आ जाएगा, माइनस आवेश हो जाएगा। और जो इसका परमाणु प्रोटॉनों की संख्या है या इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लिया है, इसीलिए इसके परमाणु क्रमांक में एक इलेक्ट्रॉन और जुड़ जाएगा। तो इसका जो परमाणु क्रमांक, जो इसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, 17, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बाहर जा चुका है, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन बाहर से लिया जा चुका है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 17 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी कि यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। लेकिन आपसे क्वेश्चन में कह रहा है Cl- के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो बाहरी कोश के लिए नील्स बोर वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इलेक्ट्रॉनों के विन्यास के लिए एक नियम दिया हुआ है जिसको K, L, M और N के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि K में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, L में कितने रह सकते हैं, M में कितने होने चाहिए, N में कितने होने चाहिए। ये मैं अभी आगे टॉपिक कवर करने की कोशिश करूंगा। तब तक मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप 18 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नील्स बोर के अनुसार करेंगे तो 2, 8, 8 और 2 10 हो गया। यहाँ पर कितने, 18, यानी कि लास्ट में कितना हो जाएगा, 8। तो इसका जो आंसर हो जाएगा Cl- के बाहरी कोश में, यानी कि बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये आपका यूपी कैडेट 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है। अगर आप मेरे वीडियो को कायदे से देख लेंगे, उसको समझ लेंगे, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आप बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करके आएंगे। मेरे विषय में आप बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करके आएंगे और यूपी कैडेट आप फाड़ के रख दोगे, ये तो हमें पक्का पता है।
डाल्टन परमाणु सिद्धांत के बाद मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है कि इसके बाद में और वैज्ञानिक आए, जैसे टॉमसन आए, रदरफोर्ड आए, चैडविक आए, उन्होंने भी अपना एक परमाणु सिद्धांत या परमाणु मॉडल दिया। तो उनका परमाणु सिद्धांत परमाणु मॉडल क्या था, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे टॉमसन का परमाणु मॉडल, टॉमसन का परमाणु सिद्धांत या परमाणु मॉडल भी आप कह सकते हो। टॉमसन की एटॉमिक थ्योरी क्या थी, उन्होंने बताया इनका जो मॉडल है उसको तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तरबूज मॉडल। तरबूज मॉडल क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने तरबूज का एक एग्जांपल लिया कि तरबूज आपने देखा होगा कि गोल गोल तरबूज होता है, इसको अगर आप काट दोगे बीच से, अगर आधा ये आपका तरबूज होगा तो इसमें आपने देखा होगा कि कुछ गूदा होता है और इसी में कुछ ब्लैक ब्लैक टाइप के सीड होते हैं, बीज होते हैं, जो इसमें क्या होते हैं, धसे हुए होते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि जो ये गूदा होता है, जो इसका गूदा है तरबूज का, जो तरबूज का गूदा होता है, ये कैसा आवेश रखता है, धनावेश रखता है। कैसा आवेश रखता है, धनावेश रखता है। क्योंकि, और इसको उन्होंने क्या कहा, नाभिक कहा। इसको क्या कहा, नाभिक कहा। इन्होंने कहा जो गूदा है इसमें धनावेश उपस्थित होता है, और ये गूदा जो होता है ये क्या होता है, नाभिक होता है। लेकिन जो इसमें सीड होते हैं, जो इसमें बीज होते हैं काले काले, इन बीजों को उन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन कहा। क्या कहा, इलेक्ट्रॉन कहा। और इलेक्ट्रॉन पर आप जानते हो कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। तो टॉमसन के परमाणु मॉडल को क्या कहा जाता है, तरबूज मॉडल कहा जाता है। तरबूज मॉडल क्या है, तरबूज को आप जब आधा काट दोगे तो तरबूज में आपने देखा होगा कि गूदा होता है उसके अंदर, उसमें क्या कुछ सीड धसे हुए होते हैं, और वो जो गूदा होता है उसको टॉमसन ने कहा नाभिक, और जो गूदा होता है उस पर आवेश कैसा होता है, धनावेश होता है। लेकिन जो इसमें बीज धसे हुए होते हैं वो बीज क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। यही था टॉमसन का परमाणु मॉडल। इसके बाद हम अगला मॉडल देखेंगे, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है। इसमें उन्होंने क्या बताया, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, इसमें उन्होंने क्या बताया कि इनके मॉडल को क्या कहा जाता है, ग्रही मॉडल भी कहा जाता है। ग्रही मॉडल, ग्रही मॉडल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने एक एग्जांपल लिया। एग्जांपल क्या लिया कि जैसे सौरमंडल में आपने देखा होगा कि सूर्य के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं। सूर्य ये है और इसके चारों तरफ आपने देखा होगा कि ग्रह आपस में क्या करते हैं, इसके चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं सूर्य के चारों तरफ। तो सूर्य को यहां पर उन्होंने क्या माना, नाभिक माना, और जो इसके तरफ चारों तरफ जो ग्रह चक्कर लगाते हैं इनको उन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन माना। क्या माना, इलेक्ट्रॉन माना। तो इसीलिए इनके मॉडल को ग्रही मॉडल भी कहा जाता है। इन्होंने कहा कि जो सूर्य होता है, सूर्य क्या है, ये आपका नाभिक है, और इसके चारों तरफ जो ग्रह होते हैं इलेक्ट्रॉन के रूप में चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। लेकिन वो ये नहीं बता पाए, इनके अनुसार ये होना चाहिए था कि कोई भी नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कब तक चक्कर लगाएगा, उसको भी एनर्जी की आवश्यकता होगी, उसे भी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। लेकिन वो ये बता नहीं पाए, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर चारों तरफ चक्कर लगाएगा तो उसकी ऊर्जा धीरे धीरे ह्रास हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अंततः क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन नाभिक में आके गिर जाएगा, और नाभिक क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। वो ये नहीं बता पाए कि ये जो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है वो किस बल के कारण या किस ऊर्जा के कारण वहां पर एक दूसरे से दूरी बनाए हुए रहता है। तो इनका मॉडल यहां पर क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है। इसके बाद में जो मॉडल आता है वो आता है नील्स बोर का मॉडल। यहीं पर हम जानेंगे कि एलिमेंट क्या होता है। नील्स बोर का परमाणु मॉडल, नील्स बोर का एटॉमिक थ्योरी क्या थी, उन्होंने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को कुछ सही करते हुए उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वह नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है, लेकिन वह किस रूप में लगाता है कि उसके पास क्या होता है कि ऊर्जा जो होती है वो पैकेटों के रूप में होती है। ऊर्जा जो होती है वो पैकेट के रूप में एकत्रित कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है, और ये जो ऊर्जा के पैकेट होते हैं इन्हीं को उन्होंने क्या कहा, क्वांटा कहा। क्या कहा, क्वांटा कहा। ये ऊर्जा के जो पैकेट होते हैं इन्हीं को क्या कहा उन्होंने, क्वांटा कहा। और इन्होंने बताया कि कोई भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन किस अनुसार रह सकता है, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का विन्यास किस अनुपात में किस अनुसार रहता है,
2n स्क्वायर के अनुसार, 2n स्क्वायर के अनुसार। यहां पर जो n है वो क्या है, कक्षा है। n क्या है, कक्षा है। ये कैसे पता लगेगा, जैसे ये हमारे पास नाभिक था, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहां पर देखिए 1 2 3 4, 4 कक्षाएं बन गई। तो पहली वाली कक्षा को K कहा गया, दूसरी वाली कक्षा को L कहा गया, तीसरी वाली कक्षा को M कहा गया और चौथी वाली कक्षा को N कहा गया। तो इनके अनुसार अधिकतम इलेक्ट्रॉन एक कक्षा में किसके अनुसार रह सकता है, 2n स्क्वायर। तो हमने बताया नील्स बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार हमने कहा कि अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का जो विन्यास होगा वो किसके अनुसार होगा, 2n स्क्वायर के अनुसार होगा। तो ये यहाँ पर आपको एक नाभिक दिया हुआ है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो होंगे उसको क्या उन्होंने कहा, K कहा। जो दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनको L कहा गया, और जो तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको M कहा गया, और जो चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको N कहा गया। अब आपको यहाँ देखना क्या है कि K में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। K इज इक्वल टू, K में मतलब पहला कक्षा होगा तो N बराबर क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। N बराबर कितना रहेगा, 1। तो यहाँ पर N को क्या हमने माना है, कक्षा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 1 के 2। यानी कि जो K वाला कक्षक है, जो K वाली कक्षा है, जो K वाला सेल है, जो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो n बराबर इसमें क्या देखेंगे, L वाले में क्या होगा, n बराबर 2। यानी कि कक्षक की संख्या यहाँ पर कितनी हो गई, पहली कक्षा थी तो यहाँ पर n बराबर 1 रखा, दूसरी कक्षा में L हो गया तो n बराबर कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। तो 2 इंटू 2 की पावर 2 रखोगे तो इक्वल टू कितना, 2 दूने 4, 4 दूने 8। यानी कि K में इलेक्ट्रॉन 2 रह सकते हैं, L में इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ऐसे ही आगे देखेंगे कि M में देखेंगे तो M में क्या करोगे, n बराबर कितना रखोगे, 3, क्योंकि तीसरी कक्षा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 3 3 9 9 दूनी 18। यानी कि M में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और N में देखा जाए तो N बराबर कितना रखोगे, यहाँ पर कक्षकों की संख्या 4 रखोगे तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 4 की पावर 2 इज इक्वल टू, यानी कि 4 चौके 16 और 16 दूनी 32। यानी कि K में इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, 2 रह सकते हैं। L में इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, 8 रह सकते हैं। और M में इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, 18। N में इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि नील्स बोर का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो किसके अनुसार है, तो 2n स्क्वायर के अनुसार है। किसके अनुसार है, 2n स्क्वायर के अनुसार है। उसमें उन्होंने कितनी कक्षाओं के बारे में जानकारी दी, 4 कक्षाएं, K L M N। K में इलेक्ट्रॉन 2 रह सकते हैं, L में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, M में 18 रह सकते हैं और N में 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो अब हम देखेंगे आगे कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनके अनुसार किया जा सकता है। जैसे नील्स बोर के अनुसार हमने आपको क्या बताया कि 2n स्क्वायर के अनुसार क्या करते हैं, 2n स्क्वायर के अनुसार क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई जैसे सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। अगर कहा जाए कि इसको नील्स बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका करिए तो आप कैसे करेंगे। आपको बताया कि पहली K L M और N, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, 2 रह सकते हैं। दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब यहाँ पर यह भी देखना कि यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है कितने, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11 हैं। तो यहाँ पर कितने हो गए, 2 और 8 8 2 कितने हो गए, 10। यानी कि जो एक इलेक्ट्रॉन बचा है वो कहाँ चला जाएगा, M में चला जाएगा। जबकि M में इलेक्ट्रॉन अधिकतम कितने रह सकते हैं, M में 18 अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और N में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो जितना हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे उसी के अनुसार हम क्या करेंगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। ऐसे ही क्लोरीन का अगर आप देखेंगे, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार करेंगे हम तो देखिए पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दूसरी में 8 रह सकते हैं। तो 8 और 2 कितने हो गए, 10। अब यहाँ पर कितने बचे, 17 है तो यहाँ बचे कितने, 7 बचे। तो M में कितने इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्लोरीन अगर Cl केवल दिया हुआ है, कहे कि इसके बाहरी कोष में या बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो इसके अनुसार 7 हो जाएगी। और सोडियम के बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछेगी तो 1 हो जाएगा। और ऐसे ही अगर आप देख लीजिए यहाँ पर मैग्नीशियम का ले लीजिए, मैग्नीशियम का कितना होता है, 12 होता है। तो इसका कितना हो जाएगा, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, फिर M में कितने पहुंचेंगे जाके, 2, क्योंकि यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 और 2 10 और 10 2 12। तो आपसे कहा जाए कि मैग्नीशियम की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। यही हमें आपको बताना था। इसके बाद में हम क्या देखेंगे,
कि आपबाऊ का नियम क्या होता है। आपबाऊ का नियम भी हम यहीं पर जानकारी लेंगे, अनुसार कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो आपबाऊ के नियमानुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानने के लिए पहले हमें जानना पड़ेगा उपकोष के बारे में। उपकोष, उपकोष भाई कोष के बारे में हमने जानकारी ले ली। कोष को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, या इसको कक्षा भी कहते हैं। कक्षा में हमने नील्स बोर के अनुसार आपको बताया K, L, M और N, ये हमने आपको नील्स बोर के अनुसार बताया। उपकोष के बारे में जानकारी अगर आपको लेना है तो उपकोष को इंग्लिश में कहते हैं सबसेल। क्या कहते हैं, सबसेल कहते हैं। और उपकोष होते कौन कौन से, उपकोष आपके मुख्यतः भी, उपकोष भी मुख्यतः 4 होते हैं, स्मॉल एस, स्मॉल पी, स्मॉल डी और स्मॉल एफ। ये आपके 4 उपकोष पाए जाते हैं। जो एस उपकोष होता है इसको हम ऐसे लिख के कोशिश करेंगे, थोड़ा आपको अच्छा समझ में आएगा। स्मॉल एस, स्मॉल पी, स्मॉल डी और स्मॉल एफ, ठीक है। ये 4 आपके उपकोष होते हैं। देखना क्या है कि एस उपकोष में इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं। एस उपकोष में अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। पी उपकोष में इलेक्ट्रॉन अधिकतम कितने रह सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। डी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, 10 रह सकते हैं। एफ उपकोष में इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन कितने कितने होते हैं। एस उपकोष में इलेक्ट्रॉन अगर पूछे जाते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। पी उपकोष में अगर इलेक्ट्रॉन पूछे जाते हैं तो कितने रहेंगे, 6 रहेंगे। डी उपकोष में पूछे जाए तो 10, एफ उपकोष में पूछे जाए तो 14 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसके बाद में अगर आपसे पूछी जाए कक्षा की संख्या, कक्षा कितनी इसमें होंगी, कक्षा यानी सेल पूछी जाए तो सेल इसमें कितनी होंगी। एस अगर उपकोष है तो उसकी सेल कितनी होगी, 1 कक्षा होगी। पी अगर उपकोष है तो इसमें कितनी कक्षाएं होंगी, 3 कक्षक होंगे। और डी में कितने कक्षक होंगे, 5 कक्षक होंगे। और एफ में कितने कक्षक होंगे, 7 कक्षक होंगे। क्या होंगे, 7 कक्षक होंगे। इसको कक्षक कहेंगे और कक्षक को कहते हैं ऑर्बिटल। क्या कहते हैं, ऑर्बिटल। एस उपकोष में अगर आपसे कक्षक पूछे जाते हैं, कक्षक तो कितने होंगे, 1 होंगे। पी उपकोष के लिए कक्षक कितने होंगे, 3। और डी उपकोष के लिए कक्षक कितने होंगे, 5। और एफ उपकोष के लिए कक्षक कितने होंगे, 7 होंगे। क्यों होंगे, कक्षक कैसे होते हैं, जैसे इसके लिए अगर एक कक्षक की बात की जाए तो कक्षक ये ऐसे बनता है, कोष्टक टाइप में बनता है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण करते हैं वो क्या नाम है, लेफ्ट साइड भी करते हैं, लेफ्ट और राइट साइड भी करते हैं। जैसे क्लॉकवाइज अगर आप देखेंगे तो क्या है, इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन ऐसे भरा जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे भरा जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इस एक कक्षक में रह सकते हैं। और एक एस उपकोष की कक्षक कितने होते हैं, 1 कक्षक होता है। ऐसे ही पी में जाएंगे तो पी में हमारे कितने कक्षक होते हैं, 3 कक्षक होते हैं। तो पहले में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये। यानी कि एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 रहेंगे, लेकिन पी उपकोष के लिए कक्षक कितने होंगे, 3 कक्षक होंगे। और प्रत्येक कक्षक में 2-2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 3 कक्षक के हिसाब से इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ऐसे डी उपकोष के लिए अगर आप देखेंगे तो डी उपकोष के लिए 5 कक्षक होते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। इसमें भी क्या करेंगे, पहले क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉनों का वितरण किया जाएगा, फिर एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉनों का वितरण किया जाएगा। तो इसमें कितने हो जाएंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और कक्षकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ऐसे अगर एफ उपकोष में चलेंगे, एफ उपकोष में इलेक्ट्रॉनों का वितरण करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसमें क्या होगा, क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। क्या हो गया, 7 कक्षक बनेंगे। यहाँ पर 7 कक्षक में एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इस हिसाब से एफ में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 14 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। यही हमें बताना था पहले। आप ये पूछा भी जाता है कि एस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ऑप्शन में दिया होगा 2, 4, 6, 8। तो कितने होंगे, 2। पी के लिए पूछा जाता है तो कितने होंगे, 6। डी में इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, 10। एफ में कितने रह सकते हैं, 14। एस के लिए कक्षक कितने होंगे, 1 कक्षक होगा। पी के लिए 3 कक्षक, डी के लिए 5 और एफ के लिए कितने कक्षक होंगे, 7 कक्षक होंगे। ये आपको बहुत ही क्रूशियल है, आपके लिए बहुत ही बेसिक है। इसको आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है। एक चीज इसमें और रह गई है, एस, पी, डी, एफ। ये आपको हमने कोर्स बताया 4 होते हैं। एस की आकृति, यहाँ पर आकृति भी आपसे पूछ ली जाती है कि एस की आकृति कैसी होती है। एक्स की आकृति होती है गोलाकार, पी की आकृति होती है डंबलाकार, पी की आकृति कैसी होती है, डमरू के आकार की होती है। और डी की होती है द्विडंबलाकार।
और F की जो होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल होती है। तो आपको मुख्यतः ये आपसे पूछा जाएगा, आपके इंपॉर्टेंट है दो, तीन इंपॉर्टेंट है ज्यादा। एस की आकृति कैसी होती है? गोलाकार होती है, गोलाकार होती है। पी की आकृति कैसी होती है? डंबलाकार होती है। डी की कैसी होती है? द्विडंबलाकार होती है। तो आकृति आपको याद रखनी है। एस की आकृति कैसी होगी? गोलाकार, पी की डंबलाकार, डी की द्विडंबलाकार और एफ की कैसी होती है? जटिल होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। तो आपको मुख्यतः ये तीन आपको याद रखने की, एस की आकृति कैसी होती है, पी की कैसी होती है और डी की कैसी होती है। अगर आप याद रखेंगे तो आपसे सीधे सीधे पूछा जाएगा कि पी की आकृति निम्न में से क्या होती है। तो उसमें ऑप्शन होंगे गोलाकार, डंबलाकार, द्विडंबलाकार या जटिल। तो कैसी आकृति होगी? डंबलाकार होगी। डी के लिए द्विडंबलाकार और एफ के लिए कॉम्प्लेक्स और जटिल होती है। इसके बाद में हम देखेंगे, हमने आपको एक चीज अभी बताई थी कि जो नाभिक होता है, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो किस तरीके से चक्कर लगाते हैं? वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। आपसे यही पूछा जाएगा, सीधे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ किस रूप में चक्कर लगाता है। तो उसमें ऑप्शन आपका रहेगा वृत्ताकार, चतुर्भुजाकार, वर्गाकार, इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉन जो है कैसे चक्कर लगाता है? वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन कैसे चक्कर लगाता है। तो ऑप्शन होंगे, पहला ऑप्शन वृत्ताकार, दूसरा चतुर्भुजाकार, तीसरा वर्गाकार, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कैसा ऑप्शन, इसका ऑप्शन कौन सा होगा? पहला ऑप्शन होगा, वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। ये आपको बहुत याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपका कम से कम 2 बार आ चुका है। एक बार आपका आया हुआ यूपी कैटेट 2013 में आया था और 2015 में आया था। ये आपका 2 बार आ चुका है, 2013 और 2015 के क्वेश्चंस पेपर में आ चुका है। इसके बाद हम देखेंगे आपबाऊ का नियम। आपबाऊ का नियम, आपबाऊ के नियम क्या है? आपबाऊ का जो नियम है n+l के अनुसार, इसमें n+l के अनुसार, n+l के अनुसार इसमें क्या होता है कि इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। और इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं वो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में करते हैं। ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में करते हैं। आपबाऊ के नियम में क्या होता है? और आपबाऊ का नियम, आपबाऊ जो वर्ड है वो जर्मन वर्ड है, जिसका अर्थ होता है एक के बाद एक। एक के बाद एक। आपबाऊ कैसा वर्ड है? जर्मन वर्ड है और इसका अर्थ क्या होता है? एक के बाद एक। इसको आपबाऊ ने दिया था, इसीलिए इसको आपबाऊ के नाम पर ही रखा गया है। इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना है वो किसके अनुसार होगा? n+n के अनुसार होगा। और कैसे होता है? ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं? ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में करते हैं। तो देखेंगे कि इसके तरीका क्या है। देखने का तरीका 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3pd, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 6s, 6p, 7s। होते तो बहुत सारे हैं लेकिन हमको कम थोड़े ही जानने हैं जो इंपॉर्टेंट है, जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको क्या करेंगे हम?
नीचे की तरफ काटने की कोशिश करेंगे, तिरछा काटते हैं तीर से। और इसमें होता क्या है, जो चीज पहले कटती है उसको पहले लेके आते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे कि हमने उसको काटा तिरछा नीचे की तरफ, तो क्या हुआ 1 यस पहले कटा तो 1 यस पहले आएगा। फिर इसके बाद में हमने देखा कितना 2 यस कटा हुआ है, तो इसके बाद में 2 यस आएगा। फिर क्या है, पहले कौन सा कटा होगा, 2p कटा होगा, तीर पहले 2p पे आया होगा, फिर 3s पे आया होगा, तो पहले क्या आएगा 2p आएगा। फिर क्या आएगा 3s आएगा। फिर क्या आएगा, फिर 3p पहले कटा होगा तो क्या होगा 3p आएगा। फिर क्या आएगा 4s आएगा। फिर क्या आएगा 3d पे पहले तीर लगा होगा तो यहाँ पे क्या आएगा 3d आएगा। 3d के बाद क्या होगा 4p कटा होगा तो 4p आएगा। 4p के बाद क्या कटा होगा 5s कटा होगा तो 5s आएगा। इसके 5s के बाद में क्या होगा 4d पहले कटा होगा तो यहाँ पे 4d आएगा। फिर इसके बाद में क्या आएगा 5p आएगा। फिर इसके बाद में 6s आएगा। बस इतना ही आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। बस यहां तक अगर आप याद कर लेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको करने में दिक्कत नहीं जाएगी। और इसके लिए हम आपको तरीका बताते हैं, याद करने का तरीका क्या होता है। इतनी बात आपको समझ में आई कि इसको क्या करते हैं हम, पहले 1 यस 2 यस 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। 2p के बाद में से 2d 2f नहीं होता है, इसमें 2d और 2f नहीं होता क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन इतने नहीं होते हैं। 3s 3p 3d 4s 4p 4d, इसको क्या करेंगे तिरछा काटा आपने, तिरछा काटने के बाद में जिस पे तीर पहली बार आता है उसको हम पहले लिख देते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s। इतना बहुत है, इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। अब इसको हम अगर ऐसे आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो इसके लिए हमने एक ट्रिक लाई हुई है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। तो देखेंगे वो ट्रिक क्या है। तो इसके लिए हमने आप ट्रिक एक निकाली हुई है, वो ट्रिक आप देख लीजिए क्या होता है याद करने का तरीका। S का मतलब हो गया S, दूसरे S का मतलब होगा फिर S, और तीसरे का मतलब हो गया P। आपने देखा होगा पुलिस में SSP होता है, SSP। SSP कौन है, सूर्य प्रताप जी। कौन है, सूर्य प्रताप शाही। कौन है, आपने देखा होगा एग्रीकल्चर मिनिस्टर है सूर्य प्रताप शाही, लेकिन हम उनको क्या बना रहे हैं यहाँ पे एसएसपी बना रहे हैं। एसएसपी सूर्य प्रताप शाही डीपीएस दिल्ली, डी का मतलब हो गया दिल्ली। पैसेंजर, पैसेंजर गाड़ी से दिल्ली जा रहे थे, पैसेंजर। दिल्ली पैसेंजर से, इसका मतलब से हो गया। फिर डी का मतलब क्या हो जाएगा, दिल्ली पैसेंजर से दिल्ली, डी से फिर हो जाएगा दिल्ली। पी से क्या हो गया पहुंच, एस से क्या हो जाएगा सके। क्या हुआ, एसएसपी सूर्य प्रताप शाही दिल्ली पैसेंजर से दिल्ली पहुंच सके। और दिल्ली पहुंच सके के बाद में एफ से क्या हो जाएगा फिर। डी का मतलब क्या हो जाएगा डाकू। डाकू क्या करते हैं, डाकू पकड़ लेता है। किसको पकड़ लेता है, पकड़ सके। तो ट्रिक हमारी क्या हो गई, इसको याद करने के आबा नियम को याद करने के लिए ट्रिक क्या हो गई, एसएसपी सूर्य प्रताप शाही दिल्ली पैसेंजर से दिल्ली पहुंच सके फिर डाकू पकड़ सके। ये क्या है कि आपको सीरियल वाइज कैसे में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है वो आपको याद रखना है। पहले यस आएगा फिर यस आएगा, जैसे यहाँ पे आपने देखा 1 यस 2 यस 2p, यानी कि यस पहले आया फिर यस फिर p आया, फिर यस फिर p फिर यस। ऐसे यहाँ पर देखिए एसएसपी एसपीएस डीपीएस डीपीएस एफ डीपीएस। अगर आप इस सीरियल को लेकर चलेंगे तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आराम से कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई हो, क्या ट्रिक है, एसएसपी सूर्य प्रताप शाही दिल्ली पैसेंजर से दिल्ली पहुंच सके फिर डाकू पकड़ सके। ये है इसकी ट्रिक, आपको याद रखना है। अब हम आपको दिखाएंगे कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है आपको के नियम के अनुसार। अब इसके लिए एग्जांपल देख लेंगे। एग्जांपल क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए, जैसे सोडियम कितना होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 11 होता है। इसके लिए हम इसके अनुसार क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे किसके अनुसार, आप बहु के अनुसार। किसके अनुसार, आप बहु के अनुसार। आप बहु के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा, देखिए
1s²। आपको पता है कि s में इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, 2 रह सकते हैं, इसीलिए 1s² करेंगे। फिर कितना होगा 2s²। फिर कितना होगा 2p6। आपको पता है कि p में इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, 6 रह सकते हैं। फिर कितना हो जाएगा 3s1। अब देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने हैं, 11 हैं, तो यहाँ पर कितने हो गए 2 2 4 6 4 कितने हो गए 10 और 1 11, यानी कि ये आपका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया आपको के अनुसार सोडियम का। फिर क्या हुआ है क्लोरीन का, आप देख लीजिए क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्लोरीन में कितना होता है 17 होता है, परमाणु क्रमांक 17 होता है, इलेक्ट्रॉनिक संख्या यहाँ पर कितनी मानी जाएगी 17 ही मानी जाएगी। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s², 2s², 2p6, 3s कितना हो जाएगा, यहाँ कितने हो गए 6 4 10, 3s² हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा 3p5। अब देख लीजिए 2 2 4 6 4 10, 10 2 12, 12 5 17, कितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है 17 ही यहाँ पर परमाणु क्रमांक इसका 17, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास सही क्या हो जाएगा 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p5, ठीक है ना। अब देखिए यहां से अगर हम आप अभी बताना चाहें तो बता सकते हैं कि जब आपको हम तत्वों के वर्गीकरण में ले जाएंगे, जब आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताना होता है हमें, तब उसमें बताने का वैसे तरीका होता है, लेकिन आपको यही बता दे रहे हैं। जो ये आगे होता है ये आवर्त को प्रदर्शित करता है, किसको प्रदर्शित करता है, आवर्त को प्रदर्शित करता है। और यहाँ पर जो P है वो किसको प्रदर्शित करता है, P मतलब ये ब्लॉक को प्रदर्शित करता है, और जो F है ये वर्ग को प्रदर्शित करता है, यानी कि किस वर्ग का ये तत्व है। देख लीजिए आपको यहीं पे क्लियर कर देते हैं। क्लोरीन अगर आपसे पूछा जाए क्लोरीन किस आवर्त का तत्व है, तो आवर्त नंबर कितना है 3, यानी कि तीसरे आवर्त का क्लोरीन तत्व है। और अगर ब्लॉक पूछा जाए तो आपका ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, P ब्लॉक का तत्व क्लोरीन है। और अगर यहाँ से पूछा जाए कि आपका वर्ग कौन सा होगा, तो ये 5वां वर्ग होगा। कौन सा वर्ग होगा, 5th A वर्ग होगा। कौन सा वर्ग होगा, 5th A वर्ग होगा। ऐसे सोडियम का अगर आपसे पूछा जाए तो लास्ट वाले में आप देखना है, जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन पहुंचता है वही बताता है। तो यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा, तीसरे आवर्त में ये है, S ब्लॉक हो गया। और जो ऊपर क्या दिया हुआ 1 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए कैसे में हो जाएगा, फर्स्ट है, यानी पहले वर्ग में होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपको हमने बता दिया कि इसको कैसे प्रदर्शित करना है, कि सोडियम किस वर्ग का है, किस आवर्त का है, किस ब्लॉक का तत्व है। ऐसे क्लोरीन किस आवर्त का है, किस वर्ग का है और किस ब्लॉक का है। और आपको हम 2 दे रहे हैं, आपको एक आपको दे रहे हैं कापर का होता है 29, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आप के अनुसार करना है। और क्रोमियम 24, ये 2 आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन पर आपबाऊ नियम नहीं लागू होता है, इन पर आपबाऊ नियम नहीं लागू होता है। कॉपर 29 और क्रोमियम 24 पर आपबाऊ नियम नहीं लागू होता है, क्योंकि ये डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। किसके तत्व हैं, डी ब्लॉक के तत्व हैं। और आप डी ब्लॉक के तत्व कैसे कहलाते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। कैसे तत्व कहलाते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। इसीलिए इन 2 पर सिर्फ आपबाऊ नियम नहीं लागू होता है, क्योंकि इनके केस में क्या हो जाता है कि आधे भरे और पूर्ण भरे, ये आपको जब हम आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे, तब जब उसमें हम डी ब्लॉक आपको पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि डी ब्लॉक के तत्व कैसे कैसे गुण प्रदर्शित करते हैं और उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है जो हमें आगे फेस करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो इस पे आपको क्या करना है, कॉपर 29 का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको के अनुसार करना है, क्रोमियम 24 का करना है। और उसमें आपको बताना है कि बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बतानी है। कॉपर में आपको बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है, और क्रोमियम में आपको बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। कमेंट करके आप बताइएगा इसमें, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें आई होप आपको सब चीजें समझ में आई होंगी। और आप ऐसे ही इस वीडियो को आप कम से कम 2-3 बार देखिए, और इसमें जो भी मैंने आपको बताया है इसको गहनता से लिखिए। आप इसको लिख के याद करिए, तैयार करिए। और अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन कहीं से भी अगर आपसे पूछा जाएगा तो इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन कोई भी छूटेंगे नहीं। मैंने पूरा टॉपिक कवर कर दिया है आपके लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे टाइम पे टाइम। और जैसे यहाँ वीडियो अपलोड किया जाए वैसे ही आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और इसको लाइक करना है। और अगर कोई भी बात इसमें आपको समझ में नहीं आती है, या कोई भी आपको टॉपिक और एक्स्ट्रा कोई जानकारी लेनी है, तो वो आप कमेंट में करके बताइए
कि और कैसे और वीडियो आपको कैसा लगा, ये आप कमेंट करने से क्या होता है कि एनर्जी आती है, हमें और मेहनत करने का मन करने लगता है, और मेहनत आपके लिए करें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएं। इसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने दोस्तों में, आसपास के दोस्तों में इसको शेयर करना है। धन्यवाद।